प्यारे बच्चों नमस्कार। मेरा नाम विनोद कुमार, हिंदी शिक्षक, सरकारी हाई स्कूल बुल्लेपुर, खन्ना 2, ज़िला लुधियाना से। आज हम कक्षा 9वीं के अंतर्गत विषय हिंदी उपविषय अनुच्छेद जब मेरी माँ बीमार पड़ गई और हिंदी भाषा की उपयोगिता करेंगे। साथ ही हम पत्र लेखन में सहेली के प्रथम आने पर बधाई पत्र के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, अनुच्छेद लेखन का हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तित्व में बहुत ज़्यादा महत्व है। जब मेरी माँ बीमार पड़ गई, यहाँ हम देखेंगे कि जब माँ बीमार पड़ती है तो हम किस तरह का अनुभव करते हैं, हमारे जीवन में माँ का क्या महत्व है, आपको इस अनुच्छेद के माध्यम से पता चल पाएगा। साथ ही यहाँ आपको ये भी पता चल सकेगा कि अनुच्छेद को लिखना कैसे होता है। साथ में दिया गया है हिंदी भाषा की उपयोगिता। हिंदी हमारे देश की मानक भाषा है, अर्थात हिंदी के माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जहाँ 9 राज्यों की राज्य भाषा हिंदी है, तो वहीं राष्ट्र स्तर पर भी हिंदी की अपनी एक पहचान है। हिंदी भाषा के माध्यम से हम अपने जीवन में क्या कुछ कर सकते हैं, या हिंदी भाषा हमें जीवन में क्या कुछ दे सकती है, इसकी संपूर्ण जानकारी हमें यहाँ मिलेगी। हिंदी क्योंकि हमारी 9वीं कक्षा का भी एक विषय है, तो यहाँ हमें हिंदी भाषा के महत्व के बारे में बताया जाएगा। अगला है पत्र। पत्र लेखन में सर्वप्रथम पत्र लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पत्र कितने प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र, इत्यादि बातों की जानकारी जहाँ एक और पता चलेगी। वहीं हम सहेली के प्रथम आने पर बधाई पत्र के माध्यम से ये भी जान सकेंगे कि सही तरीके से पत्र किस तरह से लिखा जाता है, और फिर हम अपनी ओर से भी पत्र लिख कर देखेंगे। और प्यारे बच्चों, अनुच्छेद और पत्र की इस कक्षा में मैं पूर्ण उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूरी बातें जहाँ एक और नोट करोगे, वहीं आपको इनके माध्यम से बहुत सी जानकारियाँ पता चल सकेंगी। अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन गद्य की एक विधा है। प्यारे बच्चों, आपके शिक्षक ने आपको बताया होगा कि गद्य और पद्य साहित्य में 2 विधाएं हैं। गद्य के अंतर्गत कहानी, अनुच्छेद, निबंध इत्यादि आते हैं, तथा पद्य के अंतर्गत कविताएं। जब किसी सूक्ति, विचार, घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त किंतु सुसंगठित एवं सारगर्भित ढंग से लिखा जाता है, उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। निबंध और अनुच्छेद में वही अंतर है जो नाटक और एकांकी तथा उपन्यास और कहानी में है। निबंध में जहाँ विषय से संबंधित विचारों को समग्र रूप से बांधा जाता है, वहीं अनुच्छेद में विषय को संतुलित एवं सटीक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। छोटे छोटे वाक्य एवं कसी हुई रचना अनुच्छेद लेखन की मुख्य विशेषताएं हैं। प्यारे बच्चों, अब हम जानेंगे कि अनुच्छेद लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखकर ही हम अच्छे तरीके से अनुच्छेद लेखन का कार्य कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं अनुच्छेद लेखन में किन किन बातों का हमने ध्यान रखना है। सर्वप्रथम है कि अनुच्छेद लेखन में शुरू से अंत तक एक ही अनुच्छेद होना चाहिए, अर्थात कि आप यहाँ पर पैरा नहीं बनाएंगे। एक ही पैरा में आपने सारी बातें लिखनी हैं। दूसरा है, अनुच्छेद लेखन में भूमिका या उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती। आपने किसी प्रकार की भूमिका यहाँ नहीं बांधनी है, अतः सीधे विषय से ही शुरू करना चाहिए। अगर आपने अपने अनुच्छेद को प्रभावशाली बनाना है तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट है, अनुच्छेद में यदि शब्दों की सीमा निर्धारित की गई है तो अनुच्छेद उसी के आसपास होना चाहिए। आपने
अनुच्छेद को कम या अधिक शब्दों में नहीं लिखना है, इस बात का खास ध्यान रखना है। चौथा है, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। आप अपनी ओर से अनावश्यक विस्तार ना करें। पते की बात करें, जो पूछा गया है उसके संबंध में या उसके आसपास ही रहें। निश्चित शब्दों में बात करें। पांचवा है, अनुच्छेद लेखन में एक वाक्य का दूसरे से संबंध होना चाहिए। अर्थात जो बात आपने पहले वाक्य में कही है वो दूसरे के साथ जुड़ती हो। इससे बड़ी सरलता से विषय स्पष्ट हो जाता है। आप पहली बात अलग और दूसरी बात अलग लिखोगे तो इससे अनुच्छेद को समझने में बहुत ज़्यादा कठिनाई आती है, और अगर आपने इस कठिनाई से बचना है तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। प्यारे बच्चों, अनुच्छेद लेखन में भाषा का अपना महत्व होता है। छठा पॉइंट इसी के साथ संबंधित है। भाषा विषय के अनुरूप होनी चाहिए। यदि विषय विचार प्रधान है तो उसमें तर्क अधिक होना चाहिए। यदि अनुच्छेद भावनात्मक है तो उसमें अनुभूति की प्रधानता होनी चाहिए। अर्थात कि भाषा में शब्दों का चयन आपने बड़े ही सोच विचार के साथ करना है यदि आपने अनुच्छेद लेखन को प्रभावशाली बनाना है। सातवां है कि अनुच्छेद के विषय सरल, रुचिपूर्ण तथा आसपास की घटनाओं से संबंधित होने चाहिए। तभी आप अनुच्छेद में दक्षता प्राप्त कर पाओगे। अनुच्छेद की हर बात व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध होनी चाहिए। आप जानते ही हैं कि यदि आपका कोई भी कार्य व्यवस्थित और क्रमबद्ध होगा तो वो अच्छा होगा, वो देखने में भी अच्छा लगेगा। इसी तरह अनुच्छेद के साथ है, यदि आपका अनुच्छेद व्यवस्थित और क्रमबद्ध है तो वो आसानी से समझ आएगा और वो रुचिपूर्ण और प्रभावशाली भी बन जाएगा। यहाँ कुछ अनुच्छेदों को उदाहरण स्वरूप दिया जा रहा है, तो चलिए बच्चों, अब हम उन अनुच्छेदों पर चर्चा करेंगे। जब मेरी माँ बीमार पड़ गई। जब भी मैं प्रातःकाल सोकर उठता तो हमेशा माँ को रसोई घर में काम करते हुए देखता। एक दिन प्रातः मुझे पिताजी ने उठाया और माँ के बुखार के बारे में बताया। मैंने माँ का हाल पूछा तो माँ ने मुझे बिना चिंता किए स्कूल जाने के लिए कहा। मैंने देखा कि बीमारी के बावजूद भी माँ मेरे स्कूल बैग में टिफ़िन तैयार करके रख चुकी हैं। स्कूल पहुंचा तो देखा कि मैं पानी की बोतल और रुमाल तो घर पर ही भूल गया था, क्योंकि माँ मुझे हमेशा जाते समय सभी चीज़ें याद करवाती। स्कूल से घर आया तो पिताजी ने बाज़ार से लाया खाना खिलाया, जो केवल मिर्च मसालों से भरा था। मुझे ध्यान आया कि मैं रोज़ माँ के हाथ का खाने में नखरे दिखाता, किंतु अब मुझे माँ के हाथ के बने खाने का स्वाद सताने लगा। संध्या के समय पिताजी ने दूध गर्म करके दिया तो उसमें वे चीनी डालना ही भूल गए थे। मुझे आज सारा घर अस्त व्यस्त लग रहा था। मुझे आज माँ की मदद लिए बिना ही होमवर्क करना पड़ा। रात को मैंने माँ के बताए अनुसार खिचड़ी बनाई। दवा असर दिखाने लगी और माँ का बुखार कुछ कम हो चुका था। मैंने भगवान से माँ के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और संकल्प किया कि मैं और घर के बाकी सदस्य भी घर के कामों को सीखकर माँ की मदद किया करेंगे। अगले दिन सोकर उठा तो माँ को पहले की ही तरह रसोई घर में पाया। घर फिर से माँ के खाने की खुशबू से महक उठा। भगवान करे माँ हमेशा स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पहला अनुच्छेद। दूसरा है हिंदी भाषा की उपयोगिता। हम सभी हिंदी से जुड़े हैं, तो आइए बच्चों हम हिंदी भाषा की उपयोगिता इस अनुच्छेद के माध्यम से जानें। आज जन साधारण की ये मानसिकता बन चुकी है कि केवल अंग्रेजी सीखकर ही हम उन्नति कर सकते हैं, जबकि सच ये है कि हिंदी भाषा के बल पर भी हम जीवन में तरक्की कर सकते हैं। इसके लिए हिंदी भाषा का समुचित ज्ञान अपेक्षित है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय स्तर पर
हिंदी विषय व हिंदी माध्यम के आधार पर उच्च शिक्षा ग्रहण की जा सकती है। आज देश में विभिन्न मंत्रालयों, आयोगों, बैंकों, संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं में हिंदी माध्यम से परीक्षा देने का विकल्प उपलब्ध है। हिंदी के माध्यम से शिक्षा, जनसंचार, मीडिया, दूरदर्शन, सिनेमा आदि क्षेत्रों से भी जुड़ा जा सकता है। आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में अपने पांव पसार चुकी हैं, जो अपने उत्पादों को बेचने व बढ़ावा देने के लिए हिंदी का सहारा ले रही हैं, क्योंकि हिंदी भारत में संपर्क भाषा का काम करती है। वैश्वीकरण के कारण आज हिंदी अनुवादकों की भी मांग बढ़ गई है। बढ़ती नेटवर्किंग के कारण भी आज हिंदी की उपयोगिता है। प्यारे बच्चों, ये था हिंदी भाषा की उपयोगिता के संबंध में अनुच्छेद। हमने यहाँ जाना है कि हिंदी की जो वर्तमान समय में उपयोगिता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इससे आपको अच्छा जहाँ एक और रोज़गार मिलता है, तो वहीं दूसरी ओर आप अपने मन के भावों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुँचा सकते हैं। अनुच्छेद के पश्चात अब हम करेंगे पत्र लेखन। प्राचीन समय से संचार के माध्यम के रूप में पत्र की बहुत उपयोगिता रही है। आज टेलीफोन, फैक्स, मोबाइल व इंटरनेट ने संचार के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति ला दी है। जिस किसी से भी हमने अपने मन की बात करनी हो, उसे टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन के माध्यम से बिना विलंब किए कह सकते हैं, या फिर मोबाइल से एसएमएस भेज सकते हैं। किंतु इसमें भी कुछ लोग सकुचाते रहते हैं कि कहीं टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन का बिल ना ज़्यादा आ जाए। इसी हड़बड़ाहट में वे कई बातें कहना भूल जाते हैं। इंटरनेट की मदद से ईमेल भेजकर भी हम अपना संदेश भेज सकते हैं। एसएमएस या ईमेल पत्र के ही रूप हैं। इनमें मूल भावना वही है, पर माध्यम नया है। किंतु पत्र लेखन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के उद्गारों को सशक्त ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जिन बातों को हमें बोलने में संकोच होता है, उन बातों को पत्र में आसानी से लिख सकते हैं। रिश्तों की मधुरता व निकटता बनाए रखने में पत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी, गैर सरकारी, निजी संस्थानों आदि में भी यद्यपि ईमेल द्वारा पत्र भेजे जाते हैं, किंतु डाक द्वारा पत्र भेजने की परंपरा भी साथ साथ चल रही है। कंप्यूटर, इंटरनेट आदि में खराबी या किसी अन्य तकनीकी गड़बड़ी के समय डाक द्वारा पत्र भेजने का महत्व और भी बढ़ जाता है। डाक द्वारा भेजे गए पत्रों का रिकॉर्ड कार्यालय के डायरी रजिस्टर में रहता है। अतः पत्र लेखन अत्यंत उपयोगी व महत्वपूर्ण कला है। आमतौर पर पत्र दो प्रकार के होते हैं: औपचारिक पत्र व अनौपचारिक पत्र। पहला है औपचारिक पत्र। ऐसे पत्र जो सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों, स्कूल कॉलेज के प्रधानाचार्यों, अखबार के संपादकों, व्यावसायिक संस्थाओं, कंपनियों, फैक्ट्रियों, दुकानदारों आदि को लिखे जाते हैं, उन्हें औपचारिक पत्र कहा जाता है। दूसरा है अनौपचारिक पत्र। ऐसे पत्र जो माता पिता, भाई बहन अथवा सगे संबंधियों या मित्रों आदि को लिखे जाते हैं, उन्हें अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में अनौपचारिक पत्रों को शामिल किया गया है, अतः उनके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। अनौपचारिक पत्रों को लिखने में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम, पत्र स्वाभाविक रूप से लिखे जाएं। उनमें कहीं भी बनावटीपन ना झलकता हो। दूसरा है, पत्रों में शिष्टाचार का पालन किया जाना चाहिए। पत्र लिखने वाला पत्र में नाराज़गी या क्रोध प्रकट करना चाहता है तो भी संबोधन
अभिवादन लिखते समय संयम व धैर्य से काम लेते हुए शिष्टाचार को निभाएं। तीसरा है, पत्र में अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे जहां रिश्तों में कटुता आती है, वहीं बाद में पश्चाताप करना पड़ता है। चौथा है, पत्र में अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। अनौपचारिक पत्र के अंग। पहला है, भेजने वाले का पता व दिनांक। पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय लिफाफे अथवा सादे कागज के बाईं ओर शीर्ष पर पत्र लिखने वाले का पता और पते के नीचे पत्र भेजने की तिथि लिखी जानी चाहिए। जैसे परीक्षा भवन, क ख घ केंद्र, दिनांक, परीक्षा वाले दिन की दिनांक यहाँ पर आपने लिखनी है। संबोधन तथा अभिवादन शब्द। बाईं ओर संबोधन लिखा जाता है और उसके बाद अल्प विराम लगाया जाता है। अगली पंक्ति में अल्प विराम की निचली पंक्ति में थोड़ा बाईं ओर अभिवादन सूचक शब्द लिखा जाता है और उसके बाद पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे पूजनीय माताजी, सादर प्रणाम। तीसरा है, पत्र का कलेवर या मुख्य विषय। पत्र में अभिवादन के ठीक नीचे अगली पंक्ति से मुख्य विषय शुरू हो जाता है। इसे विषय की आवश्यकता अनुसार एक या एक से अधिक अनुच्छेदों में लिखा जा सकता है। जो बात पत्र में कही जानी है, यदि वह लिख दी जाती है तो पत्र लेखन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। चौथा है, समाप्ति। मुख्य विषय की समाप्ति पर अगली पंक्ति में पत्र का उत्तर देना, तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा में आदि समापन सूचक वाक्यों का प्रयोग होता है। उससे अगली पंक्ति में बिल्कुल बाईं ओर नीचे आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपकी भतीजी आदि समापन सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। समापन सूचक शब्द के नीचे पत्र लिखने वाले का नाम लिखा जाता है। जैसे आपका आज्ञाकारी पुत्र लोकेश पुरी। पांचवा है, पत्र पाने वाले का पता। पत्र लिखने के बाद पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय या स्टैंप लगे लिफाफे पर यथास्थान पत्र पाने वाले का पूरा पता पिन कोड सहित लिखना चाहिए। जैसे अंजलि कुमारी, 2542 सेक्टर 48C, चंडीगढ़ 160047। प्यारे बच्चों, अब हम एक पत्र करेंगे। अपनी सहेली को प्रतियोगी परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम जो हमने अभी जाना था, 1274 वार्ड नंबर 2 जगाधरी, जहां हमने परीक्षा भवन क ख ग समझा था, ये उसकी जगह पर हमने पता दिया है। 22 सितंबर 2014, यहाँ आपने परीक्षा वाले दिन की दिनांक या जो आपको दिनांक दी जाएगी वो डालनी है। प्रिय राधिका, आशा करती हूँ कि तुम सपरिवार सकुशल होंगे। आज जब मैं स्कूल की लाइब्रेरी में अखबार पढ़ रही थी तो अखबार के दूसरे पन्ने पर तुम्हारी फ़ोटो देखी। पढ़ने पर पता चला कि तुमने NTSC की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तुम्हारी इस सफलता पर मैं फूली नहीं समा रही। तुम्हें इस उपलब्धि पर बहुत बहुत बधाई। प्रिय राधिका, जिस लगन व परिश्रम से तुमने इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए दिन रात एक कर दिया था, उससे हमें पूर्ण विश्वास था कि तुम सफलता की पीढ़ी के शीर्ष तक पहुंचकर माँ बाप का नाम रोशन करोगी। मेरी ओर से अंकल व आंटी जी को बधाई देना। हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी तुम इसी प्रकार प्रत्येक परीक्षा में परिवार का नाम रोशन करोगी। तुम्हारी सहेली अनीता। प्यारे बच्चों, ये था सहेली को प्रतियोगी परीक्षा में प्रथम आने पर बधाई पत्र। आप अब अपनी
स्क्रीन पर देख रहे हैं वह पूरा पत्र जो आपने अभी समझा जाना है। एक ही पेज पर किस तरह से आपने इस पत्र को लिखना है। 1274 वार्ड नंबर 2 जगाधरी 22 सितंबर 2014। प्रिय राधिका, आशा करती हूँ कि तुम पर सपरिवार सकुशल होंगे। आज जब मैं स्कूल की लाइब्रेरी में अखबार पढ़ रही थी तो अखबार के दूसरे पन्ने पर तुम्हारी फ़ोटो देखी। पढ़ने पर पता चला कि तुमने NTSC की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तुम्हारी इस सफलता पर मैं फूली नहीं समा रही। तुम्हें इस उपलब्धि पर बहुत बहुत बधाई। प्रिय राधिका, जिस लगन व परिश्रम से तुमने इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए दिन रात एक कर दिया था, उससे हमें पूर्ण विश्वास था कि तुम सफलता की पीढ़ी के शीर्ष तक पहुंचकर माँ बाप का नाम भी रोशन करोगी। मेरी ओर से अंकल व आंटी जी को बधाई देना। हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी तुम इसी प्रकार प्रत्येक परीक्षा में परिवार का नाम रोशन करोगी। तुम्हारी सहेली अनीता। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हमने देखा कि अनुच्छेद लेखन क्या है। जब मेरी माँ बीमार पड़ गई या हिंदी भाषा की उपयोगिता में हमने देखा है कि अनुच्छेद को सही तरीके से लिखना कैसे है, उनमें विचारों और भावों की अभिव्यक्ति सही तरीके से किस प्रकार से होनी है। तत्पश्चात हमने पत्रों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की है। एक सही पत्र किस तरह से आपने लिखना है, हमारे सिलेबस में कौन सा पत्र लिखा है ये आपने बताना है। मैंने आपको बताया है कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र तथा अनौपचारिक पत्र। इन दोनों में से किस प्रकार के पत्र 9वीं कक्षा में लगे हैं ये आपने अब देखना है। फिर हमने देखा है कि सहेली के प्रथम आने पर बधाई पत्र हमने किस तरह से लिखना है। प्यारे बच्चों, ये हमने कुछ उदाहरणें देखी हैं। इनका उद्देश्य है कि आपको ये बता पाना कि सही तरीके से आपने पत्र लेखन किस तरह से करना है। अनुच्छेद और पत्र दोनों ही व्यवहारिक रूप से हमारे जीवन का अंग हैं। हमने अपने विचारों की अभिव्यक्ति पत्र के माध्यम से करनी है, अनुच्छेद के माध्यम से करनी है। आज चाहे व्हाट्सएप और फेसबुक का ज़माना है, लेकिन पत्र लेखन की अपनी अहमियत होती है। पत्र की जो मौलिकता है वो व्हाट्सएप और फेसबुक की दुनिया से अलग है। आपको सही रूप से पत्र लिखना आना चाहिए। 10वीं कक्षा में आप एक नया पत्र संपादक के नाम पत्र या किसी सरकारी अधिकारी को पत्र देखोगे, वो औपचारिक पत्र होंगे। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको 9वीं कक्षा में कौन सा पत्र था। बिल्कुल, आपको अनौपचारिक पत्र लगे थे। औपचारिक पत्र आपको कक्षा 10वीं में कराए जाएंगे। आपके शिक्षक ने आपको बड़े ही अच्छे ढंग से पत्र लेखन की संबंध में जानकारी दी होगी। पत्र लेखन एक कला है। जब तक आप पत्र लेखन की इस कला से अच्छे तरीके से रूबरू नहीं हो जाते, तब तक आप सही तरीके से पत्र नहीं लिख पाओगे। इसलिए आपने आज की कक्षा का पूरा लाभ उठाना है और जो कुछ हमने आज यहाँ सीखा है उसे आपने दोहराना है, अर्थात लिख कर भी देखना है, समझना है और किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न होने पर आपने अपने शिक्षक की मदद लेनी है। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की कक्षा का आपने पूर्ण लाभ लिया होगा। मैं विनोद कुमार, हिंदी शिक्षक, सरकारी हाई स्कूल बुलेपुर, खन्ना 2, जिला लुधियाना से फिर आऊँगा एक नई कक्षा में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप इस कोविड के दौरान अपनी शिक्षा को जारी रखें। किसी तरह की समस्या आने पर आप अपने अध्यापक, अपने शिक्षक से संपर्क करें। तब तक के लिए नमस्कार।